बूढ़ी माँ ने बेटे को दिन में तारे दिखा दिए। मम्मी, ये आज आप घर पर किसको लेकर आई थीं और आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना पूछे इस घर में किसी को लेकर आने की? बेटे सुनील ने गुस्से में तमतमाकर अपनी माँ से पूछा। क्यों बेटा, तुमको कोई दिक्कत है? और फिर तुमसे किसने कहा? मनोरमा देवी ने भी त्योरियों को चढ़ाकर जवाब दिया। आपने क्या सोचा था? आप नहीं बताएंगी तो क्या मुझको कुछ पता नहीं चलेगा? सुनील अपनी माँ को घूरते हुए बोला। मुझको तो पता ही है कि तुमको कुछ पता न चले, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब मेरा ना किया हुआ भी बढ़ा चढ़ाकर तुमको बताया जाता है तो ये तो मैंने किया ही है। लेकिन उन लोगों को आप क्यों घर पर लेकर आई थी? मैं बस आपसे इतना पूछना चाहता हूँ। मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। मेरे पास वैसे भी ज़्यादा टाइम नहीं है। तुम अब प्लीज़ रोज की तरह रोने धोने मत बैठ जाना। जितना पूछ रहा हूँ उतना ही बताना। मैं ऊपर का पोर्शन किराए पर उठाने जा रही हूँ और क्यों उठाने जा रही हूँ वो शायद तुमको बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम खुद समझदार हो। मनोरमा देवी निर्विकार भाव से बोली। लेकिन आप ऊपर का पोर्शन किराए पर नहीं उठा सकती। तभी बहुशालिनी पास आते हुए तमक्कर बोली। आपकी मनमर्जी थोड़े ही न चलेगी। उस पोर्शन में हम लोग और हमारे बच्चे रहते हैं। क्यों क्यों नहीं उठा सकती? ये घर मेरा है। क्या मैं अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला भी नहीं ले सकती? जब बेटा बहू होते हुए भी मुझे 2 रोटी के लिए और हर चीज़ के लिए तरसना पड़े तो उससे ज़्यादा शर्म की बात तो कोई हो ही नहीं सकती। तुम लोग अपना टिंडोला सारा सामान बांधो और अपने लिए कहीं और व्यवस्था करो। जब बेटे पैदा होते हैं तो माँ बाप खुशी से फूले नहीं समाते कि उनका बुढ़ापा सुधर गया, लेकिन ये नहीं जानते कि बुढ़ापा सुधरने के बजाय और बिगड़ जाएगा। ये घर मेरे नाम है और मेरा जो जी चाहेगा इसके बारे में मैं खुद फैसला करूंगी। देखे तो भला कौन मुझको रोकता है इस फैसले से? मनोरमा देवी दृढ़ संकल्पित होकर बोली। बुढ़ापा खुद में एक ही बीमारी होता है। अब समय के साथ भावेश बाबू और मनोरमा देवी बुजुर्ग हो चले थे। मनोरमा देवी बुढ़ापे में भी घर का सारा काम चुपचाप करती रहती थी, जिससे कि उन्हें 2 वक्त की रोटी बिना ताने के नसीब हो जाए। रोज ही कोई न कोई बीमारी लगी रहती थी। बहू तो 2 रोटी बनाकर भी सिर्फ इसलिए नहीं देती कि एक दिन भावेश ने सिर्फ इतना कह दिया कि ये ठंडी रोटी दांतों से नहीं कटती। इतना सुनकर ही शालिनी तमक कर बोली। अब तो पापा की रोटी आप खुद ही सेक लिया करो। मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ कि दिन भर रसोई में उनके लिए गर्म रोटियां सेकने के लिए खड़ी रहूं। और अगर बेटे से किसी दवा दारू के खर्चे के लिए कह दो तो बेटे से पहले बहू 10 बातें सुनाती। जब देखो तब कोई न कोई बीमारी लगी रहती है। पैसे तो जैसे पेड़ पर उगते हैं, पेड़ ही लाओ और पैसे गिर गए। दोनों बुजुर्ग अब खाली खाने का ही खर्चा थोड़े ही ना होता है, अपने भी 4 खर्चे होते हैं। अब बुजुर्ग आदमी पैसा कहाँ से लाए? दुकान तो पहले ही बेटे ने भावेश बाबू को बातों में फंसाकर अपने हाथों में ले ली थी। एक दिन भावेश बाबू की तबीयत बहुत खराब थी। उनको बहुत चक्कर आ रहे थे तो मनोरमा देवी ने बेटे से कहा कि थोड़े पैसे दे दो, डॉक्टर को दिखा देंगे, क्या तकलीफ है? तुम्हारे पापा ने 2 दिन से कुछ खाया भी नहीं है। तो बेटे ने बोला, माँ अभी पैसे नहीं है, और माँ की बातों को टालकर वहाँ से चला गया। भावेश बाबू और मनोरमा देवी की आंखों में आंसू आ गए कि इतनी विषम परिस्थितियों के बाद भी एक छोटी सी दुकान होते हुए भी बेटे की परवरिश में किसी तरह की कमी नहीं आने दी। लेकिन आज हम लोग जैसे उनके ऊपर बोझ हो गए। थोड़े थोड़े पैसे के लिए बेटों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। घर
अपना खुद का था तो बस मनोरमा ने ही इसका तोड़ निकाला, क्योंकि 4 लोगों के बीच उठती बैठती थी। घर को किराए पर देने का ठान लिया। मम्मी, ये क्या हो गया है आपको? ये कैसी बातें कर रही हैं अपने बेटे से? सुनील एकदम से करवट बदलते हुए बोला। बेटा? और किसका बेटा? माँ जैसा कुछ भी सम्मान देते हो? वो रिश्ता तो शायद बहुत पहले ही टूट गया था। मनोरमा देवी बेरुखी से बोली, क्योंकि उसने प्रण कर लिया था कि चाहे जितना भी सुनील उसको भावुक करने की कोशिश करे, लेकिन वो पिघलेगी बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जरा आप ये तो सोचिए कि आखिर हम लोग एकदम से जाएंगे कहाँ? अपना घर होते हुए भी आपके बेटा बहू भटके तो आपको अच्छा लगेगा? तभी सुनील अपनी आवाज में नकली मुलायमियत लाकर बोला, किसका घर? तुम लोगों का कोई घर नहीं, ये मेरा घर है। और हाँ, अभी तो थोड़ी देर पहले बहुत ज्यादा तड़क रहे थे। अब तुम्हारी सारी हैकड़ी कहाँ गई? लगता है कि घर छोड़ने के नाम से सारी हैकड़ी गायब कर दी। मनोरमा आज कुछ भी सुनने को जैसे तैयार ही नहीं थी। सॉरी मम्मी जी, हम लोगों से गलती हो गई। अब हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, प्लीज माफ कर दीजिए। अब तो शालिनी घड़ियाली आंसू बहाने लगी। मुझको नहीं पता कि तुमको कहाँ जाना है और कहाँ रहना है। हमको तो बस 2-3 दिन में ये घर हर हालत में खाली चाहिए, क्योंकि मैंने ये फैसला कर लिया है और अब इस फैसले से मुझको कोई भी नहीं मोड़ सकता। मनोरमा ने अपना फैसला सुना दिया। पापा, आप कुछ क्यों नहीं कह रहे मम्मी से? चुपचाप बैठे उनके जातियों को देख रहे हैं। वो दोनों वहीं चुपचाप बैठे भावेश बाबू के पास जाकर बोले, बेटा सुनील, अब इस समय तुमको घर छोड़ने के नाम से सारे रिश्ते नाते याद आने लगे। जब बहू तड़ातड़ तुम्हारी मम्मी को जवाब देती है, जब मैं कुछ कहता हूँ तब मुझको भी 4 बातें सुनाने से बाज नहीं आती। तब तुम्हारे मुंह में क्यों ताला लग जाता है? मैंने जरा सा कह दिया कि मेरे दांतों से ठंडी रोटी नहीं कटती, तो बुढ़ापे में सास को खड़ा कर दिया गया चूल्हे पर रोटी सेकने के लिए। जरा भी शर्म नहीं आई। इंसान औलाद पैदा करता है कि बुढ़ापे में उसको सिकी सिकाई रोटी मिलेंगी, वो भी नहीं नसीब हुई। तुम्हारी माँ किसी खर्चे के लिए कहती है तो झाड़ में पैसे उगने लगते का ताना दिया जाता है, जबकि बहू खूब खाए खर्चे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम लोगों को, तुम दोनों ने ही हम लोगों के सीने छलनी कर दिए। कितना रोए हैं हम और मनोरमा एक दूसरे के कंधे पर सिर रखकर, लेकिन उन परिस्थितियों ने ही शायद हम लोगों के आंसू सुखा दिए। शायद भगवान जो करता है बहुत अच्छा करता है, और इसीलिए ही मैंने मनोरमा को स्वतंत्र छोड़ दिया ये फैसला लेने के लिए। और वो जो कुछ भी कर रही है बिल्कुल सही कर रही है। तुम जैसी औलादों के साथ बिल्कुल यही होना चाहिए। अब तुम जानो और तुम्हारी मम्मी, और अगर ज़्यादा मीन की तो दुकान भी खाली करवा लूँगा। वो जमाना बीत गया जब बच्चे जातियाँ करते रहते थे और माँ बाप चुपचाप सहते सहते दम तोड़ देते थे। अब आज के समय में बुजुर्ग भी सजग हो गए हैं। अब वो बहू बेटों की गुलामी सलामी नहीं करते। भावेश गुस्से में बहुत ज़्यादा भड़क कर बोले, क्योंकि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। अब तो मरता क्या न करता। उन दोनों को ही घर खाली करना पड़ गया, और उन लोगों के जाते ही दूसरे ही दिन किराएदार आ गए, और भावेश ने मनोरमा के फैसले का दिल से स्वागत किया, क्योंकि वो भी उन दोनों के व्यवहार से बहुत ज़्यादा आहत हो चुके थे। भावेश और मनोरमा ने चैन की सांस ली। कम से कम रोटी अपने हाथ की होगी, लेकिन सुकून की तो होगी। इस कहानी को अंत तक पढ़ने के लिए धन्यवाद। क्या मनोरमा देवी ने सही किया? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसी तरह की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।
थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।